वेल कैसे टॉप पर जाकर खुद के करियर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, गोविंदा इसका प्राइम एग्जाम्पल है। गोविंदा जो कि आजकल छोटे मोटे फंक्शंस में स्टेज पर नाचते हुए या फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हुए नजर आते हैं, तो जेन्युइनली काफी बुरा लगता है, क्योंकि ये वही गोविंदा है जिन्हें कि एक टाइम पर खान्स के साथ कंपेयर किया जाता था। गोविंदा के पास वो टैलेंट था जो कि आज भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गोविंदा परफॉर्मेंस के मामले में अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड पर भी भारी पड़ गए थे। 90s में गोविंदा की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी थी कि महज 21 साल की उम्र में गोविंदा ने एक साथ 70 से भी ज्यादा फिल्में साइन करके रखी थी, और शायद यही सक्सेस आगे चलकर गोविंदा के सर चढ़ गई एंड गोविंदा काफी एरोगेंट और अनप्रोफेशनल हो गए। सेट्स पर 6-6 घंटे लेट आना उनकी पहचान बन गई, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड को भी उनका वेट करना पड़ता था। प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो या फिर उनके को स्टार्स, गोविंदा सबको वेट करवाते थे। लेकिन नए जमाने के डायरेक्टर्स को गोविंदा के ये नखरे पसंद नहीं आए और उन्होंने गोविंदा से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। हद तो तब हो गई जब गोविंदा ने बदलते बॉलीवुड के साथ खुद को बदलने से मना कर दिया। जब बढ़ती उम्र के साथ गोविंदा को साइड कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करने चाहिए थे, तब भी गोविंदा वही 20 साल पुराना हीरो नंबर 1 बनने की जिद पर अड़े रहे। गोविंदा ने बड़े बैनर्स की फिल्में सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि गोविंदा साइड हीरो नहीं बनना चाहते थे। एंड इसके बाद जब डेविड धवन के साथ गोविंदा का ईगो क्लैश हुआ तो उनका सबसे मजबूत सहारा भी टूट गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब गोविंदा अपने पीक करियर में पॉलिटिक्स में चले गए, और जब वहां से लौटे तो इतने अंधविश्वासी हो चुके थे कि एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में शूटिंग तक कैंसिल कर देते थे। इन्हीं अजीब डिसीजंस और बिहेवियर से गोविंदा ने खुद अपने करियर को बर्बाद कर लिया। एंड गोविंदा जैसे और कई एक्टर्स हैं जिन्होंने की अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार के अपना करियर बर्बाद किया है। फिर चाहे विवेक ओबरॉय का वो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हो, मंदाकिनी का दाऊद जैसे आतंकवादी के साथ दिखना हो, या फिर फरदीन खान का ड्रग केस में पकड़े जाना, बॉलीवुड में बहुत लफड़े हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट दी टॉप 5 एक्टर्स हु डिस्ट्रॉय देयर ओन करियर। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है विवेक ओबरॉय। वेल इस बंदे का केस बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेसन है कि कैसे एक गलत डिसीजन आपके पूरे करियर को पलक झपकते खत्म कर सकता है। वैसे विवेक का करियर कोई बहुत सुपरस्टार वाला तो नहीं था, बट इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि विवेक का डेब्यू बॉलीवुड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूज में से एक था, जहां कंपनी और साथिया जैसी मूवीज के बाद विवेक रातों रात ऑडियंस की नजर में आ गए थे। एंड विवेक को कई सारी मूवीज के ऑफर्स भी आने लगे थे, और इन्हीं ऑफर्स में से एक थी 2004 की क्यों हो गया ना फिल्म। इस फिल्म में विवेक ऐश्वर्या के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे, और ये रोमांस केवल ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी चल रहा था, और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। एक्चुअली में उस समय ऐश्वर्या और सलमान का ताजा ब्रेकअप हुआ था, जहां ऐश्वर्या ने तो मूव ऑन कर लिया था और विवेक को डेट कर रही थी, बट सलमान मूव ऑन नहीं कर पाए, और यहीं से प्रॉब्लम चालू हुई। सलमान को विवेक और ऐश्वर्या का ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था, जिसकी वजह से विवेक और सलमान के बीच उस समय कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। अब यहाँ पर उस समय विवेक ने जो कदम उठाया था, यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक्चुअली में उस समय विवेक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड ओपनली सलमान के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा देते हैं। इस इंटरव्यू में विवेक ने ये क्लेम किया था कि सलमान ने उन्हें 41 बार कॉल किया है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, और ऐश्वर्या के साथ उनकी क्लोजनेस को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। जिसके बाद ये न्यूज रातों रात वायरल हो जाती है, और इसका आउटकम विवेक पर ही भारी पड़ जाता है। इस न्यूज के बाद विवेक को बॉलीवुड से अनऑफिशियली ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने विवेक से दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विवेक को काम देकर सलमान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। विवेक का कहना था कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना लगभग बंद हो गया, और जो काम मिला वो किसी कचरे से कम नहीं था। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद विवेक लगभग बॉलीवुड से वाइप आउट हो गए और सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आए, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप थीं। विवेक की इस एक गलती ने उनका पूरा बॉलीवुड करियर खत्म कर दिया। नंबर 3 मंदाकिनी।
यदि आपने राम तेरी गंगा मैली फिल्म देखी है तो आपको मंदाकिनी जरूर याद होंगी। मंदाकिनी का डेब्यू ब्लॉकबस्टर और कंट्रोवर्शियल दोनों था। ब्लॉकबस्टर इसलिए क्योंकि मंदाकिनी की डेब्यू फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, और कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि मंदाकिनी इस फिल्म में ओपनली ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए और ट्रांसलूसेंट साड़ी में नहाते हुए दिखाई गई थी, जो कि उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड मूव था। और इसी बोल्ड मूव की वजह से रातों रात पूरा देश मंदाकिनी का दीवाना हो गया था। सिर्फ 22 साल की उम्र में मंदाकिनी इतनी बड़ी स्टार बन गई थी कि राज कपूर जैसे लेजेंड भी उन्हें अपनी फिल्म की जान मानते थे। मंदाकिनी के पास वो सब कुछ था जो कि एक टॉप एक्ट्रेस को चाहिए, गुड लुक्स, हिट फिल्में और एक मैसिव फैन फॉलोइंग। बट ये सब कुछ एक पल में खत्म हो गया जब मंदाकिनी की एक कंट्रोवर्शियल फोटो सामने आई। एक्चुअली में 1994 में मंदाकिनी की एक ऐसी फोटो सामने आई जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे। इस फोटो में मंदाकिनी दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम में अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के मैन एक्यूज्ड दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करती नजर आई, जिसके बाद मंदाकिनी की ये फोटो उस वक्त उनके लिए उनके करियर का डेथ वारंट बन गई। इंडस्ट्री में ये बात सर्कुलेट होने लगी कि मंदाकिनी को फिल्में उनके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि डी कंपनी के फोन कॉल्स और सिफारिश की वजह से मिल रही हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई भी फिल्म मेकर्स ऐसे किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहता था जिसका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हो। हालांकि मंदाकिनी ने बाद में बहुत सफाई दी कि उनका दाऊद से कोई भी रिश्ता नहीं है, दाऊद बस उनका एक फैन था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑडियंस ने उन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था एंड फिल्म इंडस्ट्री ने भी मंदाकिनी को अनऑफिशियली बैन कर दिया। मंदाकिनी ने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कमबैक करने की कोशिश की, पर यहाँ पर भी मंदाकिनी नाकामयाब रही। आखिर में मंदाकिनी ने फिल्म लाइन छोड़ दी और एक तिबेतियन मोंक से शादी करके स्पिरिचुअल रास्ते पर निकल गई। नंबर 3, फरदीन खान। फरदीन खान बॉलीवुड के उन गोल्डन चाइल्ड्स में से एक हैं जिनके पास सब कुछ था, लुक्स, लेगेसी और एक सुपरस्टार फादर फिरोज खान का सहारा। फरदीन ने 1994 में प्रेम अगन से अपना डेब्यू किया था। फिल्म तो फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी फरदीन को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल गया था बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। लेकिन फरदीन सबकी नजरों में आए राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड को अपना नया चॉकलेट बॉय मिल गया है जो कि जरूरत पड़ने पर इंटेंस रोल भी कर सकता है। फरदीन ने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही किया था कि उनका एक कांड सामने आ गया, जिसकी वजह से फरदीन बॉलीवुड से अचानक गायब हो गए। 2010 से लेकर 2023 तक फरदीन किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। सो बात है 5 मई 2001 की, जब फरदीन खान को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा अरेस्ट किया गया था क्योंकि फरदीन के पास 1 ग्राम कोकेन मिला था। उस जमाने में ड्रग केस में इन्वॉल्व होना आज के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा स्कैंडल होता था। नारकोटिक्स द्वारा फरदीन के पकड़े जाने के बाद फरदीन ने ये एडमिट किया था कि वो अपने वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेते हैं और उन्हें इसकी एडिक्शन हो गई थी। इस अरेस्ट के बाद फरदीन को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा गया ताकि फरदीन अपना ट्रीटमेंट करवा कर एडिक्शन से छुटकारा पा सकें। फरदीन को बेल मिलने के बाद भी ये केस काफी लंबा चला और फाइनली 2012 में फरदीन खान को इम्यूनिटी मिल गई जब फरदीन खान ने डी एडिक्शन प्रोग्राम कंप्लीट किया। लेकिन इस अरेस्ट के बाद फरदीन का करियर डाउन होता गया। फिल्मों के ऑफर दिन ब दिन कम हो गए और इंडस्ट्री से उनके कॉन्टेक्ट छूटने लगे। हालांकि इसी बीच फरदीन ने नो एंट्री और हे बेबी जैसी कुछ हिट कॉमेडी फिल्में भी दी, पर उनका अप्रोच हमेशा से ही कैजुअल रहा। जब उनके ही साथ के एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार और शाहिद कपूर अपने क्राफ्ट और बॉडी पर दिन रात मेहनत कर रहे थे, वहीं फरदीन ने अपनी फिटनेस और स्क्रिप्ट चॉइस पर ध्यान देना बंद कर दिया एंड धीरे धीरे वो फिल्म लाइन से टोटली गायब हो गए। और जब सालों बाद उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो काफी ओवरवेट दिख रहे थे, तो लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया। एंड इन सब के बाद फरदीन ने हीरा मंडी और खेल खेल में जैसे प्रोजेक्ट्स से कमबैक करने की कोशिश की, पर वो भी एक फेलियर रहा। नंबर 4, कंगना रनौत। इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि कंगना आजकल बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी हैं। देखिए, एक्टिंग की बात करें तो कंगना का कोई मुकाबला नहीं। फैशन क्वीन और तनु बेट्स मनु जैसी फिल्मों से कंगना ने ये दिखा दिया है कि वो बिना किसी हीरो के भी केवल अपनी दम पर फिल्में चला सकती हैं। कंगना एक ऐसी आउटसाइडर थी जिसे की ऑडियंस सपोर्ट करती थी, पर फिर कंगना का पूरा फोकस एक्टिंग से हटकर कंट्रोवर्सीज पर चला गया, जहाँ कंगना
कंगना की बर्बादी का पहला स्टेप था उनका वो कॉफी विद करण वाला एपिसोड, जहां कंगना ने नेपोटिज्म की बहस शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, पर धीरे धीरे कंगना ने हर उस इंसान को टारगेट करना शुरू कर दिया जिसने उनका साथ नहीं दिया। ऋतिक रोशन के साथ उनका पब्लिक लीगल बैटल इतना गंदा हुआ कि बात नेशनल न्यूज तक पहुंच गई। कंगना ने ईमेल्स लीक किए, इंटरव्यूज में ऐसी बातें बोली जो कि उनके प्रोफेशनल इमेज को टॉक्सिक बनाने लगी। लेकिन असली डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब कंगना ने पॉलिटिकल नैरेटिव को अपना करियर बना लिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़ी और फुल टाइम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बन गईं। हर रोज ट्विटर पर आकर किसी न किसी कम्युनिटी, रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हेट फैलाना उनका काम बन गया। कंगना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गटर और ड्रग एडिक्ट तक बोल दिया था। अब आप ही सोचिए, जिस इंडस्ट्री ने आपको स्टारडम दिया उसी से ही आप इतना गंदा बोलोगे तो कौन आपको काम देगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फायदा उठाया, उससे लोगों को समझ आ गया कि वो इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अपने एजेंडा के लिए बोल रही हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। आज कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर या स्टार उनके साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता, और इन सब में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनकी मूवीज की क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो गई। जब आप दिन भर ट्विटर पर बैठकर लड़ोगे तो एक्टिंग पर फोकस कब करोगे। धाकड़ और तेजस जैसी मूवीज की हालत ये थी कि थिएटर में उन्हें 10 लोग भी देखने नहीं आए। कंगना ने अपना बेस इतना पोलराइज कर लिया है कि अब लोग उन्हें एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन की तरह देखते हैं। कंगना ने खुद अपने ही हाथों से अपने बेहतरीन करियर का गला घोंट दिया। नंबर 5, साजिद खान। यदि ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस का कोई चेहरा होता तो वो साजिद खान का होता। हाँ, एक टाइम था जब साजिद ने लगातार कुछ सुपरहिट फिल्में दी थी, लाइक हे बेबी, हाउसफुल एंड हाउसफुल 2। एंड इस टाइम पर साजिद को लगने लगा था कि वो कॉमेडी के किंग हैं एंड वो ऑडियंस को जो भी दिखाएंगे वो हिट होगा। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज उनका करियर बॉलीवुड का सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गया है। साजिद इंटरव्यूज में खुलेआम कहते थे कि मैं फ्लॉप फिल्में बना ही नहीं सकता और मैं ऑडियंस को जो दिखाऊंगा वो हिट होगा। लेकिन साजिद का ये एरोगेंस उन पर तब भारी पड़ गया जब उन्होंने हिम्मत वाला और हम शकल्स जैसी घटिया फिल्में बनाई। इन फिल्मों का लेवल इतना नीचे था कि लोगों ने इन फिल्मों को ब्रेनलेस सिनेमा तक बोलना शुरू कर दिया। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साजिद का असली डाउनफॉल तब आया जब उनका एरोगेंस बदलकर क्रिमिनलिटी की हद तक पहुंच गया। 2018 में जब इंडिया में मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो साजिद खान का नाम सबसे ऊपर आया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 10 से 12 लड़कियों ने साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर जैसे शॉकिंग आरोप लगाए, जिनमें सलोनी चोपड़ा, रेचल वाइट और ढेरों जर्नलिस्ट शामिल थीं। किसी ने कहा कि साजिद ने ऑडिशन के टाइम पर उन्हें गंदे तरीके से टच किया, तो किसी ने बताया कि वो मीटिंग के दौरान अपने कपड़े तक उतार देते थे। ये एलिगेशंस इतने गंदे और अनबिलीवेबल थे कि उन्हें रातों रात हाउसफुल 4 से निकाल दिया गया और इंडस्ट्री ने उन पर 1 साल का बैन लगा दिया। लेकिन असली बैन तो ऑडियंस ने लगाया। लोग उनसे इतनी हेट करने लगे कि जब वो बिग बॉस 16 में आए तो पूरा सोशल मीडिया उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि एक सेक्सुअल प्रेडिएटर को नेशनल टीवी पर अपनी इमेज क्लीन करने का मौका कैसे मिल सकता है। आज हालत ये है कि साजिद खान के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है, उनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।